नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत व्याकरण ट्रिक्स हैं। आज नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा समास। दोस्तों, संस्कृत के अंदर जो समास प्रकरण है वो संपूर्ण ट्रिक के द्वारा आज इस क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो देखेंगे। दोस्तों, लंबी क्लास नहीं रहेगी, आपको ट्रिक के द्वारा बहुत कम समय के अंदर पूरा समास याद होगा और आने वाले कोई से भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, थर्ड ग्रेड भर्ती हो या सेकंड ग्रेड जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं वो हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आपसे आशा यही रखता हूं कि जो साथी क्लास पे आए हैं वो अपने मित्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं संपूर्ण समास एक ही क्लास के अंदर। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले हम समास की। जो ये एक समास शब्द है मित्रों, यहां पर देखिए, ये सम उपसर्ग अस धातु गेह प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया है। समास के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय। देख लीजिए मित्रों, सम अस गेह। सम का अर्थ क्या होता है? निकट, पास। और अस का होता है यानी बेटना। तो निकट बेटना क्या हो गया इसका अर्थ? निकट बेटना। परिभाषा देखिए, समसनम समास है। समसनम समास है दोस्तों, यानी कि इसको हम कह सकते हैं समर्थ पदानाम मेलम समास है। समर्थ पदानाम मेलनम समास है। देखिए, संक्षेप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों का मेल समास होता है। जब दो या दो से अधिक पदों शब्दों का मेल हो वहां पर होता है आपका समास। जैसे यहां पर देखिए आप, सीताया पति, सीतापति। दो यहां पे शब्द थे, दो यहां पे पद थे, जो मिलकर एक पद यहां पर बन गया है। क्या हो गया? समास हो गया है। ये क्या हो गया मित्रों? आपका समास हो गया है। और परिभाषा आपको पता है कभी पूछी जाती नहीं है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम देखते हैं। यहां पर देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं? समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है। या जो एक पद है आपका, जैसे हमने अभी यहां पर देखा मित्रों, एक पद था आपका, उसको अगर हम तोड़कर एक वाक्य के रूप में लें और उसका संपूर्ण अर्थ निकालें तो उसको कहा जाता है समास विग्रह। अब बात करते हैं समास के भेदों की। समास के भेद, समास है पंचदा, यानी समास के 5 भेद होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। सामान्य रूप से समास के 5 भेद होते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने, केवल समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। आपने हिंदी तो पढ़ी है, हिंदी के अंदर जो समास पढ़ा वहां से 2 समास यहां पर आपको दिखाई नहीं दिए। कौन से मित्रों? एक क्रमधारय और द्विगु समास। ये दोनों के दोनों समास आपके तत्पुरुष के अंदर ही आएंगे। तत्पुरुष के अंदर ही इनको सम्मिलित समास जो संस्कृत है उसमें किया जाता है। क्रमधारय समास है, द्विगु समास है, निह समास है, इनको किस में किया जाता है? तत्पुरुष समास के अंदर। अब सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट समास है यहां से वो बता दूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष के अंदर ही, बहुव्रीहि समास और आपका द्वंद्व समास। ये जो 4 समास बताए मैंने, क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, यहां से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन मिलते हैं। 100 एग्जाम देखे तो वहां पर मात्र 10 ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर केवल समास या अव्ययीभाव समास हो या द्विगु समास हो, यहां से क्वेश्चन मिलता है। तो चलते हैं केवल समास। सबसे पहले भेद आता है केवल समास। दोस्तों देखिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है प्रथम है। अर्थात जिस समस्त पद की अव्ययीभाव आदि, यहां पर दूसरी मैं अलग बता रहा हूं, आपको समझने का प्रयास कीजिए। जिस समस्त पद की अव्ययीभाव आदि विशेष संज्ञा नहीं होती उसको केवल समास कहते हैं। यह समास विशेष संज्ञा से मुक्त होता है। और मैंने यही बताया,
आदि विशेष यानी अव्ययी भाव आदि विशेष संज्ञा नहीं होती है। यह समास का क्या है, प्रथम भेद माना जाता है। इसके आपको 3-4 में उदाहरण बता दूं, ये याद रख लो, अगर क्वेश्चन बनकर आएगा तो यहां से आपको मिल जाएगा। जैसे भूतपूर्व, भूतम पूर्वम, उत्तम ऋण, उत्तम ऋणे, समझे। इसी प्रकार एक जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है नेकदा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, न एकदा, न एकदा, समझे आप। ये मुख्य उदाहरण है केवल समास। केवल समास का इतना याद रखना है, जहां पर कोई संज्ञा है उसका प्रयोग नहीं होता है, संज्ञा से यहां पर यह आपको मुक्त मिलेगा। जैसे भूतपूर्व है तो क्या यहां पे कोई संज्ञा मिल रही है, उत्तम ऋणे है, क्या आपको दोनों के दोनों पदों में कोई संज्ञा मिल रही है। न एकदा, क्या दोनों पदों में कोई संज्ञा मिल रही है, कोई अव्यय मिल रहा है, अव्यय मिल रहा है। लेकिन यहां पे देखिए पढ़ने का मैंने परिभाषा है, जिस समस्त पद की अव्यय आदि जो विशेष संज्ञाएं होती है, संज्ञा उनसे लुप्त होते हैं। और संज्ञाकार आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा संस्कृत में तो प्लेलिस्ट में चली जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आगे चलिए, दूसरा जो समास आता है वो आता है अव्ययी भाव समास। हिंदी में जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको प्रारंभ में अव्यय दिखाई देता है और आप उससे पहचान जाते हैं। सेम ही यहां पर रहने वाला है, यहां पर यह तो है नहीं, कुछ अलग आएगा, देखने का प्रयास कीजिए। प्रायण पूर्व पदार्थ है प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायण पूर्व पदार्थ है प्रधान है, मतलब पूर्व यानी प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास के अंदर, समझे आप। और वही अव्ययी है, देखिए विशेषताएं, प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होगा। तो यहां से याद रखो संस्कृत में 22 तो उपसर्ग है और ढेरों सारे क्या है, अव्यय है। तो यहां से आपको पता करना है, अगर आपको पहला पद मिले वो या तो अव्यय मिले या उपसर्ग मिले तो वो क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। समास में बने शब्द नपुंसक लिंग एक वचन होगा। इस समास के अंदर जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, नपुंसक लिंग एक वचन का होगा दोस्तों। आगे चलिए, इसके अंदर और कुछ दिया गया वो भी देख ले। यहां पर देखिए, विग्रह से समस्त पद बनाते समय, अगर विग्रह आपके सामने आता है, वहां से आप क्या बना रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, अकारांत या आकारांत शब्द है तो उनके साथ आपको अमय लगाना है। ई ए या एकारांत शब्द है तो यहां पर अम की जगह ई लगाना है। उ ओ औकारांत शब्द है तो अम की जगह उ लगाना है। यह परिवर्तन आपको ही करना है दोस्तों। चलिए मित्रों, अब जो हमारे अव्यय हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक बार इनके सभी लगभग 15 से 20 जो मुख्य अव्यय बनते हैं उनके उदाहरण में आपके सामने रख दूं। सबसे पहले आपके आ रहा है अधि अव्यय। कौन सा आ रहा है, अधि। अधि का अर्थ जो हम प्रयोग करते हैं वो विभक्ति के अर्थ में प्रयोग करते हैं। किसके अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में दोस्तों। जैसे देखिए, हरो इति अधिहरि, यहां पे देखिए, ये देखिए हरो इति, इति यानी विभक्ति के रूप में। गंगायाम इति अधिगंगम। दूसरा देखिए, दूसरा अव्यय आ रहा है आपका उप, जिसका अर्थ होता है समीप के अर्थ में। जैसे हम यहां पर बात करें गंगाया समीपम, गंगा के समीप, मतलब यहां पे समीपम की जगह हम क्या यूज करेंगे, उप यूज करेंगे, उपगंगम। यही सबसे इंपॉर्टेंट अव्ययी भाव समास की रहती है। विग्रह आपके सामने रहता है, आपके सामने समीपम लिखा हुआ है, आपको पता है कि आगे तो गंगम आएगा लेकिन समीपम की जगह कौन सा अव्यय यूज करें, तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। सु यानी समृद्धि अर्थ में या ऐश्वर्य के अर्थ में सु होता है। जैसे पांचालानम समृद्धि ही, तो यहां पे देखिए समृद्धि आ गया ना, तो यहां पर सु का प्रयोग होगा, शु पांचालम आ गया आपके सामने। नेक्स्ट है हमारे 4 नंबर पर दुर, दुर यानी वेरदी के अर्थ में या दुर्गति के अर्थ में। यवनानाम वेरदी दुर्यवनम, दुर्यवनम, समझे आप। निर का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में दोस्तों। मित्रों, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, साथ में इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बनाया इसी प्रकार आपको नोट्स बनाने। अगर आपने नोट्स बना लिए और उनको इसके बाद पढ़ लिया तो विश्वास दिलाता हूं समास भूलोगे नहीं।
तो निर अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे जननाम अभाव है, अभाव की जगह क्या आएगा, निर। ये देखिए निर्जनम आ गया। छठवां जो अव्यय आ रहा है हमारा वो आ रहा है अति अव्यय। अति अव्यय के अर्थ में प्रयुक्त होता है या असंप्रति के जो है प्रयोग में होता है अति दोस्तों। अति यहां पे अव्यय नहीं, अत्ते के अर्थ में, अत्ते अत्यय अधिक दिक में, और जो असंप्रति है उसके यूज में, जैसे यौवन से अत्ते यानी अति यौवनम। यहां पे देखिए अत्ते की जगह अति लगा है। निंद्रा संप्रीति न युजते अति निंद्रम, आया समझ में। सातवां देखिए इति, शब्द प्रादुर्भाव है अर्थ में, शब्द के प्रादुर्भाव में, शब्द के प्रादुर्भाव के अंदर इति का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे यहां पर देखिए हरि शब्द से प्रकाश है, इति हरि, हरि शब्द से को हटा दो, यहां से प्रकाश है, शब्द के ऊपर प्रभाव डाला गया यहां पे, तो प्रकाश की जगह इति लग गया और हरि का हरि आ गया। आठवां अव्यय आता है हमारा अनु। अनु का अर्थ पश्चात, योग्यता के अर्थ में लगता है, जैसे विष्णु पश्चात है, अनु विष्णु, तो पश्चात की जगह अनु आ गया। रूपस्य योग्यम, योग्यता बताई गई है रूप की, रूपस्य योग्यम, तो अनुरूपम, योग्यम की जगह अनु लग गया। प्रति विप्सा के अर्थ में, जैसे अर्थम अर्थम प्रीति प्रत्यर्थम, यहां पे देखिए प्रारंभ में यण संधि हो गई है प्रति लगने के बाद। एकम एकम प्रीति प्रत्येकम, यहां पे प्रति उपसर्ग। आगे चलिए 10वां आपका आ रहा है यथा। यथा का प्रयोग करते हैं अंतिक्रम्य या अतिक्रमण का जहां उल्लंघन न करने पर, जैसे इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम। नेक्स्ट है सह या स, सादृश्य, योगपद्य, सादृश्य है, संप्रीति, साकल्य, पर्यंत अर्थ में हम सह या स का प्रयोग है जो करते हैं। जैसे देखिए चक्रेण युग पद, स चक्रम, स लगा हुआ है। हरे सादृश्यम, सह प्लस हरि, सहरी। संख्या सादृश्य है, स सकी, बन गया दोस्तों। 12वें नंबर पे हमारी जो अव्यय आएगा, लगभग 11 जो मुख्य अव्यय थे वो ही बताएं दोस्तों। इसके अलावा एक अव्यय है जो और बनता है आपका, वो बनता है विप्सा। विप्सा जिसका अर्थ हम प्रति के रूप में, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति जो हमने देख लिया वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे यहां पर देखिए नदी विश्चय, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहने का मतलब प्रथम पद संख्यावाचक, द्वितीय पद में नदी विशेष का नाम हो तो अव्ययी भाव समास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संख्यावाची हो प्रथम पद, दूसरा पद अगर कोई नदी का नाम मिले आपको तो वहां पर बिना सोचे बिना समझे कौन सा कर देना है, अव्ययी भाव समास कर देना है, द्विगु मत कर देना। आप देखें कि पहला पद दिया गया है जो आपको संख्यावाची मिल रहा है और आप द्विगु कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची, दूसरे में कोई नदी का नाम, मानकर चलो अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु नहीं होगा। पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारः। द्वियमुनम, दव्यो यमुनयोः समाहारः। पंचनदम, पंचानाम नदीनाम समाहारः। समझे आप। अगला सूत्र और देखिए अव्ययी भाव के अंदर क्या है आपका, संख्यावशीयन, प्रथम पद में संख्यावाचक व द्वितीय पद में किसी वंश में उत्पन्न होने वाले ऋषि या मुनि का उल्लेख हो तो अव्ययी भाव समास होगा। समझे कुछ आप यहां पर, कुछ समय समझे क्या, किसी वंश की बात हो रही है यहां पे, किसी वंश में ऋषि या मुनि की बात हो और प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव होगा। जैसे द्वोमुनि, द्विमुनि, द्वोमुनि, यहां पर द्विमुनि है, इसका द्विमुनि हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट इसका विग्रह एक और होता है, वो भी लिख दो आपके सामने, दवो मुनि वंशयो, ये भी इसका विग्रह होता है मित्रों। इसी प्रकार त्रिमुनि, त्रिय मुनये वंशया, यह था आपका अव्ययी भाव समास। आगे हम चलते तो हमारे आता है तत्पुरुष
समास दोस्तों। देखिए उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। कौन सा पद? उत्तर पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष समास है। समझे आप? प्रायण यानी प्राय जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए यहां पे उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करने पर आपका प्रथम पद आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। यही आपकी क्रमधार्य की क्या होती है? विशेषता होती है, जो इसी में आपको पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। तो देखिए उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करने पर पूर्व पद उसका मिल जाएगा आपको उत्तर दोस्तों। अब देखिए तत्पुरुष के भेदों की अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष के भेद होते दो, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण और समानाधिकरण। जो वेदीकरण या व्याधिकरण है, यह विग्रह वाक्य के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होने पर वेदीकरण तत्पुरुष समास होता है। जो दोनों पद बनते हैं हमारे समास विग्रह से, उसमें अगर अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर तो होगा वेदीकरण। और समानाधिकरण विग्रह जब हम कर रहे हैं तो दोनों जो पद आते हैं उनमें समान विभक्ति अगर आती है तो वहां पर आपका कौन सा होगा? समानाधिकरण। समझे आप? अब चलिए मित्रों, जो यहां पर हमें बात करनी है तत्पुरुष के अंदर सिर्फ जो विभक्तियां हैं उनकी। सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष की ओर चलते। पहली विभक्ति आती है द्वितीय विभक्ति। यहां पर कुछ, हर विभक्ति में आपको कुछ में शब्द बताता जाऊंगा, वो याद रखना। द्वितीय विभक्ति उन्हीं के साथ लगने वाली है। द्वितीय विभक्ति इस समास का उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी, बुभुक्षु आदि में से कोई एक होता है दोस्तों। इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। जैसे दुखम अतीत, धनम प्राप्त, मिल रहा है ना? देखिए अतीत ये रहा आपका, प्राप्त देखिए ये रहा दूसरे में प्राप्त है जो। इसी के प्रकार हम ग्राम गते, गते ये रहा आपका, ग्राम गते भी तो बन सकता है ना इसका, ग्राम गते। इसी प्रकार अगर हम देखें तो स्वर्ग गते बन जाएगा आपका, दुखातीत बन जाएगा, दुखातीत ये बना हुआ दुखातीत देख लिया हमने। तो दुखम अतीत दुखातीत, धनम प्राप्त है धन प्राप्त है, ग्राम गते, ग्राम गते का क्या होगा? ग्रामम गते। द्वितीय विभक्ति आ रही है ना सभी के अंदर। ये देखिए यहां पे द्वितीय, यहां पे द्वितीय, यहां पे ग्रामम हो जाएगा आपका ग्रामम, तो ये भी द्वितीय, ये है द्वितीय तत्पुरुष। अब देखिए तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष है जिसके अंदर पूर्व, सदृश, समय, उन्नय, कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण यानी चिकना, हीन रहित शब्द उत्तर पद में होंगे। जो मैंने यहां पे आपको ये शब्द बताए हैं ये आपको उत्तर पद के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए उदाहरण में देखिए, मासेन पूर्व, ये रहा पूर्व, मास पूर्व। पित्रा समय, ये रहा समय, पित्र समय। धनेन हीन, ये रहा हीन, हीन रहित, धनहीन यानी कि हीन, धनहीन। समझे आप? इसके अलावा अगर इसके और देखें तो हमारा हो जाएगा मासेन ऊनम। ऊनम शायद यहां पर लिखा नहीं होगा मैंने, ऊनम भी होता है इसके अंदर, ऊनम, ये रहा ऊनम, ऊनम, मासेन ऊनम। या हरित्रातः, त्रातः लिख दिया कहीं पर, त्रातः, हरित्रातः, ये इसके मुख्य उदाहरण है। तृतीय के बाद आती है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष के अंदर देखिए आपको तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के समास साथ समास होगा। तो देखिए यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पर आपको जो समास होगा वहां पर आपको तदर्थ, अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित ये है जो पद मिलेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए जो पहला आपका लिखा है द्विजाये अयम, यहां पे इयम अयम होगा, द्विजाये अयम दोस्तों। गवे रक्षितम, गवे रक्षितम, अयम भी आता है इसके अंदर, अयम कहीं पर ऊपर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। जैसे यहां पे देखिए द्विजारता, द्विजारता दोस्तों, या द्विजार्त, यहां पर दो दो विग्रह बन जाते हैं, द्विजार्त भी इसका बन जाता है, द्विजार्त। गवे रक्षितम,
गोरक्षितम, रक्षितम आ रहा है ऊपर। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपको यहां पे एक शब्द और लिख देता हूं मैं, शब्द बनेगा दारू, दारू बनेगा ये भी। जैसे यूप दारू बने, यूप दारू आपको मिल जाए तो इसका क्या अर्थ होगा, यूपाय दारू, समझे आप। गोसुकम, गोसुकम नहीं लिखा है, गोसुकम, गवे सुकम या गोबे सुकम। भूत बलि, भूताय बलि, यह चतुर्थी तत्पुरुष है। आगे देखिए पंचमी विभक्ति, आपको सिर्फ जो यहां पे ये बीच में लिखा जा रहा है ना, ये अनुवाद, ये आपको याद रखना है। पंचमी विभक्ति बेवाचक शब्दों जैसे वयम, बीत, बीती, बी तथा मुक्त, पतित, अपेत, भ्रष्ट, अपोड, च्युत, अपत्रस्त आदि के साथ समास होगा। पंचमी विभक्ति के अंदर वयम, बीत, बीती, बी या मुक्त, पतित, अपेत और भ्रष्ट आदि के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। जैसे देखिए चोराद भयम, भयम आ रहा है यहां पे, कल्पनाए अपोड, यहां पर अपोड आ रहा है, ये रहा अपोड। वृक्षात पतित, यहां पर देखिए पतित, ये रहा। तो पंचमी विभक्ति है अपादान तत्पुरुष नहीं, अपादान तत्पुरुष समास हिंदी में आपने पढ़ा है ना, वो ही मित्रों। चोर भयम, कल्पना पोड है, वृक्ष है पतित है। इसके अलावा और उदाहरण देखें तो स्वर्ग पतित है, सूखा पेत है, या सूखा पेत ये कि अपेत लग रहा है उसके साथ। मार्ग भ्रष्ट है, भ्रष्ट ये रहा भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, मार्गात भ्रष्ट है। ये पंचमी विभक्ति के उदाहरण है। आगे चलिए, हमारी आगे की विभक्ति इसी के अंदर एक और दिया गया है कि स्तोक यानी कम, अंतिक यानी पास में, दूर, अलप आदि के साथ भी आपका है जो कौन सा होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है, पंचमी विभक्ति है जो कार्य करती है दोस्तों। तो यहां पर देखिए दूरात आगत, आगत यहां पर आपको कहीं पर दूरागत, स्तोक यानी कम, अंतिक यानी पास में, दूर, अलप, यहां पे दूरात, ये रहा दूर आपका, दूरागत, दूरादागत, समझे आप। इसी प्रकार अल्पानुमुक्त, अल्पात मुक्त है, मुक्त है यहां पे कहीं पर अलप दिया हुआ है, अल्पात मुक्त है दोस्तों। अब बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष की। देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है षष्ठी तत्पुरुष। देखिए यहां पे पूर्व पद का उत्तर पद के साथ होगा समास यहां पर, और हिंदी अनुवाद में आपको का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री जो संबंधवाचक पद होते हैं वो आपको देखने को यहां पर मिलेंगे दोस्तों। जैसे राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी, राज्य पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, पुत्र का संबंध राजा के साथ, यहां पर जो स्वामी है उसका राष्ट्र के साथ संबंध। हिमत से आले, हिमत से आले, हिमालय यानी हिम का घर, घर का संबंध हिम से बताया जा रहा है। तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि आपको जो पद दिया गया है उसका आप संबंध दर्शा रहा है वो पद अपने आप में, तो वहां पर आपके षष्ठी तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास रहेगा दोस्तों। जैसे कर्षण पिता, कर्षण से पिता, गुरु कृपा, गुरु कृपा, स्वेच्छा, स्वस्य इच्छा। चलिए आगे सातवीं आपका आएगी सप्तमी तत्पुरुष समास में। यहां पर देखिए शौंड, द्रुत, कित्व, प्रवीण है, सवित है, अंतर, अदि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंद आदि शब्द सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों के पश्चात आए तो आपका सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहां पर अगर हम देखने का प्रयास करें मित्रों तो अक्षेसु सोंड, ये रहा आपका अक्ष सोंड यानी जुए में कुशल, सोंड यानी कुशल। अगला है हमारा आचार्य निपुण है, यहां पे निपुण देखिए कहां पर है निपुण, ये रहा निपुण, आचार निपुण यानी आचरण में निपुण है। जले मग्न, जलमग्न, जले मग्न यानी जलमग्न, यहां पर आप मग्न देख लीजिए कहीं पर मिल जाएगा आपको, और यहां पे हो जाएगा जल में डूबा हुआ दोस्तों। तो ये जो ऊपर आपको पद दिए मैंने, जो शब्द दिए मैंने, ये आपके सप्तमी तत्पुरुष के साथ लगते हैं। आगे हमारे आता है अलुक तत्पुरुष समास। बहुत सिंपल है, इसको आपको याद रखने की जरूरी नहीं है। देखिए कहीं कहीं बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, ऐसे समास को अलुक समास कहा जाता है।
जहां पर बीच की विभक्ति का लोप ना हो वहां पर अलुक समास होगा। जैसे देखिए यहां पे सहसा कृतम, इसका विग्रह सहसा कृतम होगा। मनसा दत्ता, तो विग्रह मनसा दत्ता होगा। तो यहां पे बीच की विभक्ति का लोप नहीं होगा। आत्मनेपदम, आत्मनेपदम अलग कर दो इनको, जो दो पद है उनको अलग करना आपको सिर्फ। और ये इसके उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। स्तोकानुमुक्त, अल्पानुमुक्त, वाच्योक्ति, सुन सेप है, युधिष्ठिर है, सरसीजम है। इसका सबसे जो ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है मासेदेयम। क्या है? मासेदेयम। शायद यहाँ पे लिखा ही नहीं है मासेदेयम, ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है मासेदेयम। मासे और देयम अलग अलग कर दो, यहाँ से बीच में से तोड़ दो इसको। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो तत्पुरुष का आता है वो आता है नियत तत्पुरुष समास। नकारात्मक अर्थ बताने वाला समास होता है नियत तत्पुरुष समास दोस्तों। अब देखिए यहां पे उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो निय का अन हो जाएगा। उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होता है वो अगर आपका स्वर है तो निय का अन हो जाएगा। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो निय का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए न आदि, आदि यहां पे आ रहा है तो अन का अन हो जाएगा अनादि, निय का अन हो जाएगा तो अनादि बन गया। यहां पे देखिए न ब्राह्मण, यहां पर व्यंजन आ रहा है तो अ लग जाएगा यहां पे अ ब्राह्मण। और नियत तत्पुरुष समास नकारात्मक अर्थ बताता है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष देखिए पूर्व पद में प्र, प्री, अति, निस, निर आदि उपसर्ग वह कुशु पद हो तो, यह तो उपसर्ग दिए मैंने ऊपर प्रादि में, और नीचे कु और सु ये पद मिले आपको तो वहां पर प्रादि तत्पुरुष होगा। अतिक्रांत है, रतिनम, अतिरत है यानी रति से बढ़कर, प्रकृष्ट है भाव है, प्रभाव है, असर, दुष्ट है, जन, दुर्जन, बुरा आदमी। तो यहां पे देखिए अतिक्रांत है, प्रकृष्ट है, यहां पे देखिए ये अति, ये प्र, ये दु, ये सब मिल रहे हैं। यहां पे ऊपर देख लो आपको सभी के सभी ये शब्द है जो मिल जाएंगे। यह है आपका प्रादि तत्पुरुष। बात करें गति तत्पुरुष की, यह भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए उरी, उररी, अव्वे, चवी तथा डाच प्रत्यांत शब्द, भूषण अर्थ में अलम आदि पदों के साथ कत्वा, गत्वा प्रत्यांत जो समास होता है उसे गति तत्पुरुष समास कहा जाता है। समस्त पद में कत्वा का ल्यप हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए उरी, उरी कृत्वा, उरी कृत्य, यानी कि देखिए ये कत्वा था ल्यप में बदल गया स्वीकार करके। उरी आपका ऊपर ये रहा, देखिए मित्रों ये रहा। सत्य कृत्वा, यहां पर सत्य भी मिल जाएगा आपको देखिए। और कृत्वा, कृत्वा का सत्कृत्य हो गया यहां पे सत्कार करके। यह है आपका गति तत्पुरुष। आगे आता है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। उत्तम पद क्रियापद होता है। उपपद तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्रियापद होता है। जैसे कार, करी, कर, द, गे, जय, ग, स्त, चर, वद, प, गृह आदि दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए कुंभम करोति ति, कुंभकार, ये देखिए तो उत्तर पद में आपको क्रिया मिलेगी। जलम ददाति, देना क्रिया, करना क्रिया, जाना नहीं जीतना, जयती है, विश्वम जयती यानी जीतना, तो क्रिया मिलेगी उत्तर पद में आपको। विश्वाजीत, जलद, कुंभकरत, यहां पे आपको देखिए ये रा रे कहां पर है मित्रों? कुंभकार है, ये रा कार है, द ये रा द, जीत यहां पे जीते है क्या तय यहां पर है, देखिए यहां पर कहीं पर मिल जाएगा आपको। तो यहां पर यही याद रखना है उपपद के अंदर आपको ये जो है दिए गए हैं ये मिलेंगे और उत्तर पद में आपको क्रिया मिलेगी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में क्रमधारीय समास जो इसी का उदाहरण है। विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय मिलेंगे आपको क्रमधारीय समास में। का एक साथ प्रयोग हो वह क्रमधारीय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो समझने वाली है,
विशेषण विशेष्य, पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। चय असो तत् लगाकर विग्रह इसका किया जाता है। अब यहां पर आपको देखिए सीधा सा पहचानने की ट्रिक बता दूं आपको मैं, विशेषण विशेष्य क्रमधारय में कंठ कैसे नीले, कर्षण च असो श्रप है, श्रप कैसा कर्षण काला, मान च असो ऋषि, ऋषि कैसा महान, कर्षण सचासो सका च सका, सक है कैसा कर्षण। तो यहां पर आप प्रथम पद को पर्सनवाचक के रूप में ले लीजिए, इसको बना दीजिए पर्सन। यहां से कंठ केसा, तो उत्तर के रूप में प्रथम पद हो गया आपका, उत्तर मिल जाएगा आपको। तो विशेषता बताई जा रही है, विशेषता को पर्सनवाचक कीजिए, अपने आप उत्तर मिलेगा। जैसे नीलम कंठम, नीलकंठम, कर्षण च असो सर्प, कर्षण सर्प, सर्प कैसा कर्षण, महान च असो ऋषि, महर्षि, महर्षि यानी महान ऋषि, महान ऋषि मतलब ऋषि कैसा महान ऋषि दोस्तों। कर्षण सचासु सका च, कर्षण सक, कर्षण सक दोस्तों। यह विशेषण विशेष्य से हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उपमान और उपमेय से। देखिए उपमान तथा उपमेय वाचन शब्दों को इव एव से जोड़ा जाता है। गण एव श्याम, गण श्याम है, गण इव श्याम, मुखम चंद्र है इव, मुख चंद्र, मुख कैसा चंद्र कैसा मुख के समान, या मुख कैसा चंद्र के समान। विद्या एवं धनम, विद्या धनम, गुरु एव देव, गुरुदेव। ये उपमान उपमेय से क्रमधारीय समास आपका बनेगा दोस्तों। अब बचता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास आपको पता, आप देखते ही पहचान जाओगे। कैसे? पूर्व पद एक संख्यावाची होगा, उत्तर पद संज्ञावाचक, संख्यावाचक संज्ञावाचक, संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक वो होगा दोस्तों। अब देखिए जो द्विगु समास है आपका, यह समास समूह के अर्थ में होता है। कैसे? देखिए द्विमुखी, यहां पे प्रथम है जो आपका क्या है संख्यावाचक है। अब देखिए समूह, द्वयो मुखयो समाहार, समाहार यानी दो मुखों का समूह है यहां पर मिल रहा है। अब देखिए चतुष्पदी, चतुर्णाम पदानाम समाहार, त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। तो यहां पे समूह का बोध होगा। प्रथम पद है जो आपका क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा दोस्तों। अब चौथा समास आता है हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? पहली बात, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इतरेतर, समाहार और एक शेष, ये तीन प्रकार है। पहला इतरेतर, दूसरा समाहार, तीसरा एक शेष। जैसे यहां पे हम चलते सबसे पहले द्वंद्व के इतरेतर में दोनों पद तो प्रधान होते हैं और समस्त पद में संख्या के अनुसार क्या लगता है, वचन लगता है दोस्तों। जैसे सीता च रामश्च, सीता रामो, हरि च हर च हरिहरो, गुरु च शिष्य च गुरु शिष्यो। तो यहां पे इतरेतर समास के अंदर सबसे बड़ी बात है कि संज्ञा है उसी के अनुसार वचन कार्य करेगा। दूसरा समास से जो है द्वंद्व का वो है समाहार द्वंद्व। दोनों पद प्रधान, लेकिन प्रधान नहीं लेकिन सामूहिक अर्थ प्रकट। जैसे चरश्च अचरश्च अनयो समार, चराचरम। अब यहां पे आपको चराचरम दे दिया या अहरनिशम दे दिया तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे दोस्तों? तो देखिए चरश्च अचरश्च अनयो समार, अह च निशा च अनयो समाहार है दोस्तों। और तीसरा है वो है आपका एक शेष द्वंद्व, एक ही पद शेष रहे। जैसे पुत्रश्च पुत्रिश्च पुत्रो, हंसी च हंसश्च हंसो, या पित्रो, माता च पिता च पित्रो, भ्राता च भगिनी च भ्रात्रो, राम च रामो, बालक च बालको, स च सा च, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। स च सा च, इसका क्या होगा तवो। ये देखिए यह एक शेष द्वंद्व, यह होता है द्वंद्व समास। अब कौन सा बचा है? एक ही तो बचा है ना, बहुवीरी समास। ये रहा आपका
देखिए बहुव्रीहि समास। प्रायेण, प्रायणार्थ पदार्थ प्रधानो, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो, यानी कि जो आपका बहुव्रीहि समास है इसके अंदर क्या होता है मित्रों, जो आपका अन्य यानी कि जो आपको पद दिया जाएगा उससे कोई अन्य ही, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद है जो क्या होता है आपका प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो तीसरा है उसका विशेषण बताया जाता है। जैसे हम है जो विग्रह करते हैं मित्रों, जैसे हमारे हो गया पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य से, या हम बात कर ले यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ आपको लंबोदर, लंबम लंबम उदरम यस्य से, लंबोदर यानी गणेश। तो तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश। यहां पे लंबर उदर ये दोनों पद है जो आपके गणेश के क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ये उदाहरण देख लें कुछ इंपॉर्टेंट। लंबम उदरम यस्य से लंबोदर गणेश है। चतुवारी मुखानी यस्य से चतुर्मुख ब्रह्मा। दशे आननानी यस्य से दशानन रावण है। चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्र के समान मुख वाला चंद्रमुखी यानी स्त्री। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है यहां पे, यह बहुव्रीहि समास है। स्पीड के साथ हमने समास टॉपिक को आज समझा। अगर आज भी समझ में नहीं आया तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी जिसमें विस्तृत जो समास है वो बताया गया, नीचे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। आप नीचे जाएंगे तो लगभग 20 नंबर या 25 नंबर के आसपास आपको संस्कृत की प्लेलिस्ट है, वहां पर समास का एक वीडियो मिल जाएगा आपको 50 से 55 मिनट का, वहां पर डिटेल के साथ और पढ़ सकते हैं आप। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें मित्रों, लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।